Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic खैरागढ़। आज के इस वीडियो में हम AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सेशन 2022-23 देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम क्या होता है, किन के लिए होता है, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, इसमें मेरिट का निर्धारण किस तरह से होगा, नंबर ऑफ़ सीट्स स्टेट वाइज कितने होते हैं, कैसा रिजर्वेशन होता है इसमें, कहाँ पर अप्लाई करना है और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण टिप्स, इम्पोर्टेंट बिंदुएं इस आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये AICTE की प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम आखिर है क्या। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाली छात्राओं की उन्नति के लिए सहायता प्रदान करता है ताकि वो आगे पढ़ सकें, उनको सपोर्ट करता है, एक तरह से उनको मोटिवेट करता है लड़कियों को कि वो आगे पढ़ सकें। ठीक है, इसमें आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये किन के लिए है, जैसे मैंने बता दिया कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाली, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस AICTE अप्रूव्ड उनमें पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है। आगे जान लेते हैं कि और कौन कौन से क्राइटेरिया हैं इसके लिए। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है महत्वपूर्ण बिंदु कि ये किसके लिए है, ओनली फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। ये लड़कों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। एडमिटेड इन, और किसके लिए, एडमिटेड इन फर्स्ट ईयर, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या फिर जो सेकंड ईयर में एडमिशन लिए हैं बट थ्रू लेटरल एंट्री, यानी कि जो पहली बार एडमिशन लेकर के आए हैं, फर्स्ट ईयर में आए हैं या फिर सेकंड ईयर में आए हैं बट थ्रू लेटरल एंट्री, उन्हीं लोगों के ऊपर ये लागू होता है। ठीक है, एक बार जब स्टूडेंट्स को, वंस स्टूडेंट गेट द स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू टू गेट द स्कॉलरशिप इफ प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर। एक बार जैसे उनको स्कॉलरशिप मिल जाता है लड़कियों को, तो वो अगले साल भी मिलते रहेगा। इस तरह से पूरे कोर्स के दरमियान वो मिलते रहेगा। बस शर्त ये है कि उसको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना चाहिए। ठीक है, आगे और इसमें विस्तार से बात करेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सारी लड़कियों को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, फॉर टेक्निकल डिग्री एंड टेक्निकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स स्टडिंग इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस एंड AICTE अप्रूव्ड कोर्सेस। तो AICTE ये सिर्फ टेक्निकल डिग्री कोर्सेस में जो हैं, टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेस में जो हैं, और वो ऐसे कोर्स जो कि इंस्टीट्यूशन उसका AICTE से अप्रूव्ड है और वो कोर्स AICTE द्वारा अप्रूव्ड हैं। ठीक है, यदि आप टेक्निकल डिग्री कोर्स में पढ़ रहे हैं जहाँ पर कॉलेज में, लेकिन वो अगर कोर्स AICTE से अप्रूव्ड, मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक आपकी इंस्टीट्यूशंस भी AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए और आपका कोर्सेस जो चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच चल रहा है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच चल रहा है, तो वो ब्रांचेस भी क्या होना चाहिए, वो AICTE द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। और आपको टेक्निकल डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री कोर्सेस में ही आपको ये स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। चलिए आते हैं तीसरा पॉइंट पर कि मैक्सिमम 2 गर्ल, मैक्सिमम कितने, 2 गर्ल पर फैमिली, है ना। तो आपके अगर कोई एक सिस्टर है तो आपको और आपके सिस्टर को मैक्सिमम 2 जने को मिल सकता है। अगर तीसरा लड़की है तो 3 को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक फैमिली से ज़्यादा, मतलब एक फादर के ज़्यादा से ज़्यादा 2 लड़कियों को ये स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए एक डिक्लेरेशन भी भरना होता है। चौथा है फैमिली इनकम ऑफ फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 लाख पर एनम। सालाना जो एनुअल इनकम जो होता है फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में सालाना जो इनकम है सारे सोर्सेस से 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवा जो क्राइटेरिया है, स्टूडेंट्स इज एलिजिबल फॉर ओनली 1 स्कॉलरशिप। देखिए, स्कॉलरशिप पहली बात कोई आय का साधन नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए जो खर्चे होते हैं उनके लिए ही स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो यदि मान लीजिए अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या कहीं अन्य से आपको अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है पहले से, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं।
एक स्टूडेंट केवल एक स्कॉलरशिप के लिए पात्र होता है। यदि किसी दूसरे केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई स्कॉलरशिप स्कीम आपको पहले से मिल रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये आय का साधन नहीं हो सकता। अगर आपको खर्चे, आपके पढ़ने के लिए खर्चे पहले से दिए जा रहे हैं तो और आपको एडिशनल नहीं दिया जाएगा। इस बात को समझेंगे स्टूडेंट्स। चलिए छठवां पॉइंट्स, मैक्सिमम 2 years गैप पीरियड फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, ठीक है, मतलब आपका जो गैप पीरियड है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से मैक्सिमम 2 साल का हो सकता है। मान लीजिए आप 2023 में, मान लीजिए आप 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 2022 में 10वीं के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, 2022 के बाद 10वीं किए हैं और डिप्लोमा में 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप किस में पास होना चाहिए? या तो आप 2022 में पास हो, या 21 में पास हो, या फिर 2020 में पास हो। इतना तक चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम 2 साल का गैप चल सकता है। यदि आप 2019 पास आउट हैं, 10वीं आपने 2019 से पास किया है और आप डिप्लोमा कोर्स में इनरोल हुए हैं, एडमिशन लिए हैं, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो गैप है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से, इसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, है ना, 10वीं से। अगर 12वीं होता तो 12वीं से गिना जाता। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस, जैसे डिप्लोमा के लिए अगर वो 10वीं से आते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 10th हो गया। अगर वो 12वीं के बाद लेटरल एंट्री से आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन 12वीं हो गया। अगर वो ITI से लेटरल एंट्री में आते हैं तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस उसका ITI होगा। तो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन से मैक्सिमम 2 साल का गैप होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 साल से ज़्यादा का गैप हो जाता है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जिसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हम स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स इन डिग्री कोर्सेस। देखिए ये डिग्री कोर्सेस में, जैसे कि BE कर रहे हैं आप, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो डिग्री कोर्सेस के लिए स्टेट वाइज आप देख सकते हैं सारे स्टेट्स के लिए कितने कितने हैं। टोटल 5000 है ना, टोटल कितने हैं 5000 सीट्स हैं, मतलब 5000 बच्चों को मैक्सिमम मिल सकता है, ठीक है। जिसमें से छत्तीसगढ़ के लिए सीट डिसाइडेड है वो है 62। तो छत्तीसगढ़ में टेक्निकल डिप्लोमा डिग्री कोर्सेस में पढ़ने वाली लड़कियों से ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग मिल सकता है? 62 लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, 62 लड़कियां सेलेक्ट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये नंबर अब ये लेकिन डिग्री के लिए है, ठीक है। डिग्री के लिए इंजीनियरिंग जो करने वाली हैं उनको 62 लड़कियां सेलेक्ट हो सकती हैं मैक्सिमम। चलिए देख लेते हैं डिप्लोमा के लिए। सो डिप्लोमा के लिए भी सेम है, 5000 टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, जिसमें से 62 है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह हो गया हमारा नंबर ऑफ सीट्स स्टेट वाइज। यूनियन टेरिटरीज और कुछ स्टेट्स अदर हैं जैसे कि असम, मणिपुर है, इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। जितने एलिजिबल होंगे वो सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। अगर क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और प्रॉपर आप एप्लीकेशन करते हैं तो ध्यान दीजिए, है ना। अगर आप एलिजिबल हैं एक बात है, दूसरी बात यह है कि आप प्रॉपर ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं ऑन टाइम, तभी जा कर के आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। यदि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ डबल एप्लीकेशन कर देते हैं, या आपका कोई चीज़ें लिंक नहीं है, इस केस में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। एक कंडीशन है आपको एलिजिबिलिटी पार करना, दूसरा है आपको सही तरीके से आपको अप्लाई करना। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं और आपका मेरिट में आ जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जो कि 50,000 है, आपको थंबनेल में भी दिखा होगा। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। चलिए सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा आपका, ठीक है। तो हमारा जो मेन क्राइटेरिया है, जो इकलौता क्राइटेरिया है, वह परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वो 10वीं हो सकता है, 12वीं हो सकता है, ITI हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई 10वीं के बाद डिप्लोमा करने आते हैं तो उसके लिए 10th हो गया क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यदि मान लीजिए 12वीं करके वो लेटर एंट्री में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में तो वो 12वीं हो गया। या फिर 12वीं के बाद वो BE में जाते हैं, 12वीं के बाद या तो BE जा सकता है या फिर डिप्लोमा लेटरल जा सकता है। कहाँ जा सकता है? डिप्लोमा लेटरल जा सकता है,
ठीक है। तो ये हो गया। या ITI के बाद वो डिप्लोमा जा सकता है लेटरल में, या फिर डिप्लोमा के बाद बी लेटरल जा सकता है, बी लेटरल जा सकता है, ठीक है। तो इनके लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सबके अलग अलग है। तो उनके परसेंटेज के बेसिस पर ही ये नंबर ऑफ जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। यदि इन केस ऑफ टाई, यदि टाई नहीं होता है तो फिर तो ये फाइनल है। अगर टाई होता है तो 10th एग्जामिनेशन का परसेंटेज देखा जाएगा, ठीक है। अगर टाई हो गया, मान लीजिए दो बच्चे में सेम रैंकिंग आ गया, तो उस केस में ये देखा जाएगा कि उनके दोनों में से 10वीं परसेंटेज कितना है, किसका ज़्यादा है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा 10वीं में उसको सेलेक्ट कर ले जाएगा, उसका रैंक ऊपर आ जाएगा। अगर ये भी, इसके बावजूद भी दोनों का रैंक अगर सेम हो जाता है, मेरिट लिस्ट में सेम आ जाता है, उसके बाद क्या करते हैं हम, जो बड़ा होता है एज में, जिसका एज ज़्यादा है उसको प्राथमिकता दिया जाता है। तो पहले तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का परसेंटेज, अगर इससे काम नहीं चलता है तो 10वीं का परसेंटेज देखा जाएगा, और इससे भी काम नहीं चला, इससे भी टाई नहीं हुआ, तो आपका हायर एज विल बी रैंक्ड हायर, ठीक है। अगर किसी का मान लीजिए CGPA है जिसके में परसेंटेज नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, CGPA को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में बाय मल्टीप्लाइंग 9.5, ठीक है। जितना भी आपका CGPA है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर इसके लिए रूल दिया हुआ है। रिजर्वेशंस है फॉर ST SC OBC स्टूडेंट्स के लिए, जैसा कि एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स है, उसके वैसा इस हिसाब से रिजर्वेशंस यहाँ पर दिए गए। बट अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ST SC OBC में नहीं मिलते हैं तो ये सीट खाली नहीं जाएगा, इसको जनरल से भरा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, रिजर्वेशंस हो गया। स्कॉलरशिप अमाउंट 50,000 है, लमसम अमाउंट दे देते हैं, आप इसके लिए पढ़ाई में उपयोग कीजिए, लैपटॉप खरीद दीजिए, रूम रेंट दीजिए, और भी स्टेशनरी सामान खरीदिए, जो भी करना कीजिए, वो सारे के लिए एक मुश्त आपको 50,000 रुपये AICTE द्वारा दिया जाता है, ठीक है। रिन्यूअल के लिए आते हैं। अगर आपको पहले साल मिल गया, ठीक है, अगर आपको पहले साल मिल गया तो रिन्यूअल के लिए क्या करना पड़ेगा। रिन्यूअल के लिए भी आपको NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें कौन एलिजिबल होगा, जो विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे। मतलब आपको, जैसे आप डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में है तो आपको डिप्लोमा सेकंड ईयर में जाना पड़ेगा। जो प्रमोट होंगे नेक्स्ट ईयर में वही एलिजिबल होंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर उसका बैकलॉग है, लेकिन बावजूद बैकलॉग के अगर वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होता है तो वो एलिजिबल है, ठीक है। बैकलॉग है लेकिन नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हुआ है, डिटेन नहीं हुआ है, प्रमोट हुआ है, तो वो एलिजिबल है, ठीक है। आप फिर भी एलिजिबल हैं क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर में क्या हो गए, प्रमोट हो गए, विथ बैकलॉग प्रमोट हुए, आप एलिजिबल हैं। तो करना क्या है आपको, नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम में एक अपेंडिक्स 4 करके है, इसमें मैं दिखाऊंगा आगे। ओनली प्रमोशन सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। एक प्रमोशन सर्टिफिकेट होता है जो कि अपेंडिक्स 4 में है, उसमें प्रिंसिपल के, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के प्रॉपर सील एंड साइन के साथ आपको बस अपलोड करना है। उसमें ये लिखा रहेगा कि ये बच्चा पास हो गया है, नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गया है, ये अपेंडिक्स। तो उसको बस आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन NSP में, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, आपका रिन्यूअल आ जाएगा, ठीक है। आगे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन, है ना। क्या क्या अपलोड करना है ऑनलाइन, तो पहला देखिए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट क्योंकि ST SC OBC जिनके लिए एप्लीकेबल है वही करेंगे, जनरल वाले नहीं करेंगे या फिर OBC है, क्रीमी लेयर है, वो भी नहीं करेंगे तो जिनके लिए एप्लीकेबल है वो अपलोड करेंगे, क्योंकि इसमें रिजर्वेशंस है इसलिए जरूरी है, मैंडेटरी है ना। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है उनके द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र। क्योंकि क्यों ये एक क्राइटेरिया है कि आपका इनकम जो है 8 लाख से, आपके फादर का इनकम 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर में, इसलिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। पेरेंट्स डिक्लेरेशन फॉर क्लेमिंग स्कॉलरशिप फॉर टू गर्ल चिल्ड्रन ओनली पर फैमिली। क्योंकि एक फादर के 3 बेटियां हैं अगर, तो उसमें से 2 ही को मिलेगा, तीसरे को नहीं मिलेगा, इसीलिए ये डिक्लेरेशन फादर द्वारा भरा जाता है, जो कि अपेंडिक्स 3 मैं दिखाऊंगा आगे, उस फॉर्मेट में अपेंडिक्स 3 है, उसको भर के सबमिट करना पड़ता है, अपलोड करना है। चौथा है आपका 12वीं डिप्लोमा एंड 10th मार्कशीट फॉर डिग्री लेवल। यदि आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं, ठीक है, डिग्री लेवल के लिए, तो आपने तो 10वीं कर ही रखा है, तो 10वीं का सर्टिफिकेट लगेगा।
आप हो सकता है 12वीं के बाद आए हों या फिर डिप्लोमा के बाद आए हों, तो जो भी आप दोनों में से एक है वो अपलोड करना पड़ेगा। तो 10th प्लस 12th या 10th प्लस डिप्लोमा आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यदि आप डिप्लोमा के लिए इनरोल हुए हैं, डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिए हैं, तो क्या हो सकता है आप 10th के बाद आए हों, 12th के बाद आए हों, ITI के बाद आए हों, ठीक है। इन तीनों केसेस में से एक होगा, तो इनमें से कोई एक आपको क्या करना है, अपलोड करना है डिप्लोमा लेवल के लिए। आई बात क्लियर? ठीक है, क्योंकि इनमें से जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके बेसिस पर ही आपका क्या होगा, मेरिट का निर्धारण होगा। छठवां है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं सारे स्टेट्स के लिए अलग अलग है। AICTE बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 1 में मिल जाएगा आपको। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या बोलता है कि इसमें प्रिंसिपल बताते हैं कि ये हमारे यहाँ पढ़ता है बच्चा, ठीक है, यही होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट की, इंस्टीट्यूट बताता है कि हमारा बच्चा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन हो गया। आ जाते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो कि आपको गलती नहीं करना चाहिए। आई थिंक इम्पॉर्टेंट टिप्स इन्फॉर्मेशंस ध्यान देंगे। ये जो हमारा स्कॉलरशिप स्कीम है वो क्या है, पोस्ट मैट्रिक है। मतलब क्या है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसका मतलब ये है कि 10वीं के बाद वाला स्कीम है, क्योंकि आप डिप्लोमा में लें चाहे डिग्री में लें, आप 10वीं पास करके आए हैं। इस केस में क्या होता है, स्टूडेंट के पास अपना खुद का आधार नंबर होना चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए और खुद के नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। मोबाइल नंबर को आधार से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर को आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, आधार नंबर को आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये आपस में लिंक होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक बार NSP में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक आधार नंबर से सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट से सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि एक नंबर से 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ या एक नंबर से, एक आधार नंबर से 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ या एक बैंक अकाउंट से 2 बार रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं सारे रिजेक्ट हो सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो और इम्पोर्टेंट क्या है, नेम जो होगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो एज पर 10th मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे, ठीक है। आधार कार्ड शुड बी लिंक्ड विथ बैंक अकाउंट नंबर, ये बोल चुका हूँ मैं। पहले चेक कर लें आधार कार्ड में जो नाम है आप वैसा नाम डाल रहे हैं, मतलब कि 10वीं और आधार कार्ड में जो नाम है उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि बाद में आपको ऐसा नौबत आया कि आधार कार्ड में नाम चेंज करने की दिक्कत हुई, चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो आपका ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। इस चीज़ के लिए आप क्या करेंगे, आधार कार्ड और 10वीं में आपका नाम सेम हो, इस चीज़ का ध्यान देंगे। बैंक अकाउंट डिटेल्स में बी चेंज ओनली वंस आफ्टर ड्यू प्रोसेस, ठीक है। क्या होता है, बैंक अकाउंट को एक बार चेंज कर सकते हैं विथ ड्यू प्रोसेस। अगर इसकी नौबत ना आए तो अच्छी बात है, ठीक है, इसकी नौबत नहीं आना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल चेंज करने की नौबत नहीं आना चाहिए, इसमें दिक्कत हो सकता है, आप ध्यान देंगे, लेकिन एक बार कर सकते हैं ऐसा बोला जा रहा है। अगर आपका एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल हो चुका है, यदि आपका एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फिल हुआ तो मान के चलिए सब रिजेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हो वो ठीक है, लेकिन अब एक से ज़्यादा भर देते हैं, इनअप्रोप्रिएट भर देते हैं, कंप्लीट नहीं भरते हैं, इस केस में भी आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि क्या TFW ट्यूशन फी वियर, जिनको ट्यूशन फीस में माफ़ी दिया जाता है ना, कॉलेज के फीस में मेजर जो पार्ट होता है वो ट्यूशन फीस का होता है। तो ट्यूशन फी वियर वाले जो बच्चे होते हैं जिनका सिलेक्शन ट्यूशन फी वियर में हुआ है, जिनको ट्यूशन फीस में वियर मिला है या फिर ट्यूशन फीस पे नहीं करना पड़ रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। TFW स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। प्रगति हो चाहे सोनाथ हो चाहे सक्षम हो, किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है TFW। लेकिन जो अगर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिए हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट कोटा है तो भी आप एलिजिबल हैं, TFW नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा सिर्फ एक बार मिलेगा। मान लीजिए आपका ऐसा हुआ कि 2 स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है किए हैं, मान लीजिए कि कोई स्टेट गवर्नमेंट का आवेदन किए हैं, 2 आवेदन मत कीजिएगा इसमें,
एनएसपी में 2 आवेदन नहीं होना चाहिए, वैसे एक ही आवेदन करना है आपको। मान लीजिए यदि कोई 2 आवेदन मिल गया, एक स्टेट गवर्नमेंट का मिल गया या एनएसपी में मिल गया, तो आप एक सरेंडर करना पड़ सकता है, ठीक है। इसकी सूचना आपको देना पड़ेगा, आपको अपने जो इंस्टीट्यूट में आप तुरंत दीजिए अगर 2 स्कॉलरशिप मिलता है तो, और वो ऐसी स्थिति में आपके इंस्टीट्यूट जो है आप एनएसपी को सूचना देगा ताकि हम एक स्कॉलरशिप को सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 मिल रहा है किसी तरीके से, 2 मिल गया एक स्टेट गवर्नमेंट का एक एनएसपी में, तो एक को सरेंडर करना पड़ रहा है। आप अपनी स्वेच्छा से जिसमें भी कम स्कॉलरशिप मिलता है उसको सरेंडर कर सकते हैं। इसकी सूचना संस्था में देंगे, संस्था एनएसपी को देगा। चलिए तो हम आगे देख लेते हैं। हम आगे ऑनलाइन जो प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और कहाँ पर हमको जाना है। तो सबसे पहले आप गूगल में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करेंगे तो पहले ही जो है आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम दिख रहा है, यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे तो ये वाला पेज खुलेगा जिसमें आप जाएंगे, इसके बारे में जानना चाहते हैं ना आप। यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट कॉर्नर है, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेश एप्लीकेशन करना होता है, आवेदन करना होता है, और जो रिन्यूअल का केस होता है वो यहाँ पे जाते हैं। चलिए हम इसके बारे में अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, ये कौन सा स्कीम है, AICTE का स्कीम है, तो यहाँ जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये स्कीम है, तो हम AICTE के स्कीम में यहाँ आते हैं। यहाँ पर देखेंगे AICTE का स्कीम जो है क्या है, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर डिग्री कोर्सेस, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टेक्निकल डिप्लोमा कोर्सेस, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टेक्निकल डिग्री कोर्स, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम फॉर टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स, AICTE स्वनाथ स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल डिप्लोमा, स्वनाथ स्कॉलरशिप फॉर टेक्निकल डिग्री, इस तरह से दिख रहा है। हम अभी आते हैं यहाँ पर, देखिए टेक्निकल डिग्री कोर्सेज के लिए प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम क्या दिख रहा है, स्कीम क्लोजिंग डेट जो ये ओपन हुआ है, क्लोजिंग डेट दिखा रहा है ये 31/10/2022, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट के लिए क्या वेरिफिकेशन के लिए है, ये सब दिख रहे हैं। आपके जो काम का है वो ये है कि क्लोज़ कब हो रहा है, ठीक है। तो ये 31 अक्टूबर को क्लोज़ हो जाएगा अभी के लिए, अभी एक्सटेंशन हो सकता है, पता नहीं मुझे। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर, अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर गाइडलाइंस हैं, एक बार इसको ओपन करके देख लें गाइडलाइंस क्या क्या दिए हैं आपको, इसको पूरा एक बार क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये 2020-21 का है, वैसे यही है आपके लिए क्योंकि चेंज नहीं हुआ इसलिए इसको से दे दिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स है, ये सारे चीज़ें आप यहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ लें, ठीक है। यहीं से मैंने कुछ कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो उनको लगातार क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रिक्वेंटली, उनके आंसर्स कुछ हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें क्वेश्चंस, आपको कुछ आंसर्स अगर नहीं समझ में आते हैं तो यहाँ पर भी दिख जाएंगे कि क्या आपको दिक्कत है। अपेंडिक्स 1 जैसे मैंने बताया था कि बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट, आप इसको प्रिंट निकालेंगे और आप है ना हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन से क्या कराएंगे, सील साइन करवा करके इसको अपलोड करना पड़ता है। ये बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, वैसे आप जो नायब तहसीलदार से बनता है या तहसीलदार से जो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो भी चलेगा, ये अपेंडिक्स 2 में दिया है। हालांकि पेरेंट्स डिक्लेरेशन ये मस्ट है क्योंकि ये प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है, पेरेंट्स को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि 2 लड़कियों से ज़्यादा का आवेदन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पेरेंट्स डिक्लेयर करेंगे, इसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ये अपेंडिक्स 4 है, ये प्रमोशन सर्टिफिकेट है, रिन्यूअल के केस में काम आएगा, है ना। इसमें आपका प्रिंसिपल जो है सील साइन लगा करके प्रॉपर आपको ये बताएंगे कि अब नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हुए हैं। तो ये प्रमोशन सर्टिफिकेट इज़ एप्लीकेबल फॉर रिन्यूअल केस, न्यू के लिए ये नहीं है। तो ये सब मैंने यहाँ पर दिखा दिया, सारे फॉर्मेट्स हैं, कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और हैं, इसको एक्सप्लोर करें। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ like this video, subscribe the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.